हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी में। आज मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के क्लास 9th का द मैटर इन आवर सराउंडिंग। राइट, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चेंज ऑफ स्टेट्स कैसे होता है, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या चेंज होता है, कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या फेनोमेना इन्वॉल्व होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस किया था। राइट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवोपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो इवोपोरेशन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप एक कुछ एग्जांपल देखिए कि गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे कि तालाब का पानी धीरे धीरे सूख जाता है, छोटे मोटे कुआं होते हैं उसके पानी सूख जाता है। ठीक है, आप कपड़ा गर्मी के मौसम में धूप में रखो, कपड़ा का जो भींगा हुआ कपड़ा है तो वो सूख जाता है। ठीक है, तो वहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर पहले है और वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर के अंदर। बोलो, जब हमारा तालाब होता है तो तालाब में क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है तालाब के अंदर। अब कुछ दिन बाद वो सूख जाता है, मतलब वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर ये हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म है वो, और ये क्या हमारा गैसियस फॉर्म है। बताओ, तो वाटर का कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इवोपोरेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है हमारा इवेपोरेशन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, देखो क्या क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने तो इससे पहले ही बताया था कि वाटर अगर वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है या फिर लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था, एक टर्म पढ़ा था वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, इसका डिफिनीशन अगर याद हो तो वेपोराइजेशन के हमने क्या कहा था, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये बोला था। तो देखो, यहां आपको मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर यहां भी लिक्विड है ये भी गैस है, तो इसको आप अभी वेपोराइजेशन पिछले कहा था, अभी आप इवोपोरेशन कह रहे हो, क्या दोनों एक ही है? नहीं, बिल्कुल अलग बात है। देखो यहाँ पे जो है वेपोराइजेशन और इसमें डिफरेंस क्या है, ये एट बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक सर्टेन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए कह रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस उसको गर्म करते हैं तब वाटर कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर। लेकिन अगर वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही ऐसा हो जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपोरेशन। अब देखो, तालाब का एग्जांपल लिए थे, तो तालाब का या कुआं का पानी अगर सूख रहा है तो क्या हम उसको गर्म करने जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हम गर्म करने जाते हैं? ऐसा करते तो है नहीं, लेकिन वो फिर भी हमारा वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं इवोपोरेशन। याद रखना, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है तब उसे कहेंगे हम वेपोराइजेशन। जो हमारे किचन के अंदर होता है, पानी गर्म करते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होते जाता है, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वेपोराइजेशन हो गया। लेकिन बाहर नॉर्मल जब हमारा तालाब से पानी सूख रहा है, हमारे कपड़े का पानी सूख रहा है, भींगा हुआ कपड़ा का, ठीक है, तो ये जितने जो फेनोमेना होते हैं, हमारा पसीना का सूखना, पसीना भी सूख जाता है, पंखे के अंदर जाओ तो वो सूख जाएगा, तो ये सारे फेनोमेना है इवोपोरेशन, क्योंकि यहाँ इसको हम 100 डिग्री या बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म नहीं करते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, जो हमारा इवोपोरेशन होता है ये होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, तो देखो जो भी हमारा प्रोसेसेस होते हैं, जो भी हमारे फंक्शन होते हैं नेचर के अंदर, वो ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासीफाई किए जाते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक एंड दूसरा इज, बोलो, एक्सोथर्मिक। देखो नाम से पता चल रहा है, एंडो मतलब होता है एंटर करना, तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट एंटर करता है, सब्सटेंस के अंदर हीट का रिक्वायरमेंट होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसी का एक उल्टा बताया था एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, जैसे कागज को जला रहे हो वहां हीट निकल रहा है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है?
अब देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब इसको हीट चाहिए, तभी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब हीट चाहिए तो हीट कहाँ से लेगा? तो हीट जब ये प्रोसेस होगा तो एक तो ले सकता है अपने सराउंडिंग से, सराउंडिंग से लेगा, मतलब जिस सब्सटेंस में जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस सराउंडिंग में ये प्रोसेस हो रहा है एंडोथर्मिक, वहाँ अगल बगल के नेचर से वो हीट लेगा, एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि उसको हीट चाहिए, या फिर उस बॉडी से लेगा जहाँ पे इवोपोरेशन हो रहा है, जो बॉडी इवोपोरेशन कर रहा है उसी बॉडी से लेगा, ठीक है, या फिर हमारा सराउंडिंग के अंदर से लेगा। अब देखो अगर सराउंडिंग के अंदर से लेगा या बॉडी के अंदर से लेगा, उसके कारण से क्या होगा, अगर हीट किसी चीज से हम ले रहे हैं तो बॉडी या फिर सराउंडिंग क्या होगा, इसके कारण से कूलिंग इफेक्ट देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। कूलिंग इफेक्ट कहने का मतलब वहां पे ठंडा सा फील होगा, ठीक है। ऐसे देखो एक हमारा घड़ा है, ठीक है, घड़े के अंदर पानी है। अब आप सबको पता होगा कि घड़ा के जो ये होता है सरफेस होता है उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं, मिट्टी का बना हो तो इसके अंदर छेद होते हैं। इस छेद के कारण क्या होता है, ये सारे पानी हमारे आउटर सरफेस पे आ जाते हैं, कुछ पानी के ड्रॉपलेट क्या होते हैं आउटर सरफेस पे आते हैं। जब यहाँ पे सनलाइट पड़ता है, घड़े के आउटर सरफेस पे सनलाइट पड़ता है तो इसको क्या चाहिए, ये इवोपरेट करेगा, जैसे हमने यहाँ देखा था इवोपरेशन होगा इसका, इस वाटर का क्या होगा, इवोपरेशन होगा। अब इसको इवोपरेशन होगा तो इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, इसको चाहिए हीट कहीं से एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हीट कहाँ से लेगा, ये अंदर वाला जो वाटर है इससे ये कांटेक्ट करता है। तो देखो रिफेक्ट बॉडी जो बचा हुआ पार्ट था ना, रिमेनिंग बॉडी हो तो रहा है वाटर का ही, लेकिन वाटर का जो रिमेनिंग पार्ट है उससे वो हीट खींचता है बाहर की तरफ, क्योंकि ये इवोपरेशन के लिए हीट चाहिए। अब हीट ये खींचेगा तो अंदर में क्या होगा, अंदर में पहले टेम्परेचर था सपोज करो 37 डिग्री सेल्सियस पे पानी था। अब इसमें से धीरे धीरे हीट खींचा जा रहा है, हीट खींचा जा रहा है क्योंकि बाहर में इवोपरेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होगा, ये होगा 36 जाएगा, फिर 35 जाएगा, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसी कारण से आप जानते होंगे कि घड़े का पानी हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। आप उसी मेटल के बर्तन में डाल दो, मेटल का पानी ठंडा नहीं रहेगा, लेकिन घड़े का रहता है। क्यों, क्योंकि घड़े के ऊपर इवोपरेशन हो पाता है, मेटल के अंदर क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मेटल का अगर बर्तन है उसके ऊपर वहाँ जो सरफेस होता है मेटल का, वहाँ पे होल नहीं होता है, पोरस नहीं होता है, जिसके कारण से अंदर का वाटर बाहर की तरफ सीप नहीं कर पाता, राइट। और बाहर की तरफ अगर वाटर सीप नहीं कर पाता तो हमारा इवोपरेशन नहीं हो पाता। क्लियर है। तो यहां बेसिकली अगर 3 पॉइंट हमें यहां रखना है, एक तो इवोपरेशन का डिफिनीशन, लिक्विड हमारा कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर, दूसरा पॉइंट ये होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, और तीसरा इसके कारण से कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट याद रख लो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ इवोपरेशन, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ इवोपरेशन क्या होता है ये भी देख लो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन का काइनेटिक थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो हमारे कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं या मैटर होते हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। सपोज करो ये वाटर का ही मॉलिक्यूल्स मैं ले रहा हूँ, इसके अंदर वाटर है, तो वाटर्स क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल छोटे छोटे H2O मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होंगे, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके अंदर एनर्जी होते हैं, और ये एनर्जी वेरी करते हैं फ्रॉम मैटर टू मैटर, मतलब फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल है सबके अंदर एनर्जी होगा, और वो एनर्जी किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, राइट। और देखो जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, जब सनलाइट इसके ऊपर आया तो सनलाइट आने के कारण क्या होगा, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर एनर्जी और बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अब सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो इसके अंदर वाइब्रेशन और स्टार्ट हो जाता है, और जल्दी से मूवमेंट करना शुरू करेगा। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि सनलाइट का एनर्जी इतना मिल जाएगा कि ये इसके अंदर जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है उससे वो तोड़ करके बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो जो ही इसको एनर्जी मिलता है, क्योंकि इसका नेचर ही होता है, टेंडेंसी होता है कि सब चीज़ हमेशा बाहर फ्री रहे, घूमते रहना चाहिए। बताया था क्लास का एग्जाम्पल, बच्चों का टेंडेंसी क्या होता है, हमेशा क्लास से बाहर घूमते रहे, वही है। ये हमारा क्लासरूम है। अब आउटर वाले जो सरफेस है उसको एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, मौका जो ही मिला बाहर निकलने का, ये एनर्जी पा करके, और ये जो सरफेस है ऊपर वाले सरफेस के एनर्जी सारे उड़ जाएंगे, सारे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये वाला सरफेस ऊपर आ जाएगा, फिर यही प्रोसेस, ये एनर्जी जो आ रहा है अब इसको मिलेगा, तो इसके कारण से इसके अंदर वाइब्रेशन बढ़ेगा,
और एक सर्टेन लेवल आएगा तब ये एनर्जी भी वापस जा सकता है बाहर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ इवोपोरेशन, राइट। अब देखिए, अब हम देखते हैं इवोपोरेशन और जो हमारा वेपोराइजेशन था उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंस को अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए इवोपोरेशन हो गया। अब देखते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन तो देखिए, इवोपोरेशन के अंदर क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको, द प्रोसेस इन विच लिक्विड changes into vapor below its boiling point BP। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसको उससे अलग करता है। इसका डिफिनीशन अगर लिखना रहे तो क्या होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। इसका डिफिनीशन वेपोराइजेशन का, वेपोराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ मैंने बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिखा, इसमें आपको बस लिखना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो भी होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो हमारा इवोपोरेशन होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है विंड स्पीड पे। या उससे पहले देखो, इवोपोरेशन डिपेंड ऑन स्पीड, सरफेस एरिया। इट इज अ सरफेस फेनोमेना, इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे इट इज अ सरफेस फेनोमेना, इट इज ए बल्क फेनोमेना। इसका मतलब क्या, तो देखो यहाँ जो हमारा जब इवोपोरेशन होगा, तो इवोपोरेशन जब भी होता तो सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा। अभी हमने देखा जैसे काइनेटिक थ्योरी में वाटर जो उड़ रहा था, कहाँ से, सिर्फ अपर सरफेस के पानी को उड़ा रहा था, ऊपर जा रहा था, इवोपोरेशन में कन्वर्ट था। नीचे वाले सरफेस का पानी वैसे ही रहता था। लेकिन वेपोराइजेशन के अंदर नहीं होता, वेपोराइजेशन का पूरा पानी एक साथ उड़ता है। ठीक है, पूरा पानी के अंदर एक साथ प्रोसेस होता रहता है, तो वेपोराइजेशन कहते हैं। आप इसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप क्या करो, एक टब ले लो, ठीक है, टब के अंदर 1 लीटर पानी डाल दो। 1 लीटर पानी हमने टब के अंदर डाल दिया, और 1 लीटर पानी आप क्या करो, एक छोटा सा बड़ा सा गिलास है या कुछ उसके अंदर डाल दो। ठीक है, इस तरह का जिसका सरफेस एरिया कम है। ठीक है, तो इसमें पानी क्या होगा, इस तरह से ऊपर वाले लेयर तक ऐसे रहेगा भरा होगा, उतना ही पानी का अमाउंट दोनों में इक्वल है। बस यहाँ हमने चौड़ा कर दिया, यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे सरफेस एरिया देखो, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, इतना सरफेस है, और यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है, ये वाला पार्ट है बस। तो यहाँ पे जो इवोपोरेशन होगा, यहाँ वाले पार्टिकल भी इवोपोरेट करेंगे, यहाँ वाले भी उड़ेंगे, यहाँ वाले भी उड़ेंगे, ये सारे पार्टिकल इवोपोरेट कर सकते हैं। ये सारे पार्टिकल इवोपोरेट होने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो अब अगर इसको हम करते हैं तो यहाँ पे इवोपोरेशन सिर्फ ये वाले पार्टिकल का होगा। तो देखो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया, यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया। तो हमारा इवोपोरेशन जो होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवोपोरेशन होगा। यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवोपोरेशन ज़्यादा, यहाँ सरफेस एरिया कम तो इवोपोरेशन कम। अब देखो यहाँ पे आओ, तो इसलिए इवोपोरेशन को क्या कहा जाता है, सरफेस फेनोमेना। अब देखो इसी पानी को अगर आप गर्म करते हो, बॉयल करते हो, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ क्या बॉइलिंग पॉइंट पे, तो इसको बॉइलिंग अगर करते हो, किसी बर्तन में रख करके इसको बॉयल कर रहे हो, तो देखो सारे पानी के अंदर बबल्स एक साथ बनना शुरू होते हैं, सारे बबल्स बनते रहते हैं। तो क्या ये सारे पानी के ऊपर हो रहा है, इसलिए मैंने बोला बल्क मतलब पूरा। ठीक है, तो जितने पानी है सबके ऊपर एक साथ इस पे प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए वेपोराइजेशन को हम कहते हैं बल्क फेनोमेना।
और हमारा जो इवोपरेशन है उसको हम बोलते हैं सरफेस फेनोमेना। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमें नोट रखना, ध्यान रखना यहां पे, इट इज स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस, साइलेंट प्रोसेस, और इसका उल्टा इट इज फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस। देखो ये जो हमारा इवोपरेशन है ये स्लो और साइलेंट प्रोसेस है। स्लो और साइलेंट कहने का मतलब है धीरे धीरे होता है। देखो तालाब का पानी सूखता है तो आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे सूख रहा है सूख रहा है सूख रहा है। जबकि हमारा अगर वेपोराइजेशन करे, किचन में पानी अगर हो रहा है तो क्या होता है, बहुत तेजी में बबल्स होता रहता है, फॉर्म होता रहता है, कुदकना शुरू होता है और वो गायब हो जाता है। तो ये जो वेपोराइजेशन होता है बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। और वायलेंट मतलब बहुत तेजी में होता है, आवाज़ आता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल शांति से आराम से निकलते रहता है पानी इसके अंदर से। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, इट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। इसमें लिख देना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ये जो होता है हमारा इवोपरेशन, इसमें क्या होता है हमारा, ये सरफेस एरिया पे अभी हमने देखा, सरफेस एरिया ज़्यादा इवोपरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया कम इवोपरेशन कम। तो ये क्या होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा, इट डिपेंड ऑन विंड स्पीड, विंड का स्पीड, जो हवा चल रहा है उसका स्पीड कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। अभी हम देखेंगे कुछ किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये जो है ऐसा नहीं है, हमारा ये वाला जो प्रोसेस है मतलब वेपोराइजेशन, उसको विंड स्पीड से कोई मतलब नहीं है, राइट। और ये ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हमारे नेचर में कितना वाटर मौजूद है उस पर डिपेंड करता है, जबकि ये नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये हमने देखा डिफरेंस इवोपरेशन के अंदर और वेपोराइजेशन के अंदर। अब हम देखते हैं फैक्टर ऑन विच इवोपरेशन डिपेंड। ठीक है, इवोपरेशन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो देखो पहला जो टॉपिक है हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जिस पे इवोपरेशन हमारा डिपेंड होता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, द रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, द रेट ऑफ evaporation is directly proportional to temperature। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारा इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो हमारा इवोपरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। तो ही मैंने लिखा था रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करो इवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब टी को इंक्रीज करो तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ईवी आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, टी को कम करो तो ईवी कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, विंड स्पीड, विंड स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है। द रेट ऑफ इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही पॉइंट लिखना, ऊपर वाला ही पॉइंट ही, द रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। मीन्स टेम्परेचर विंड स्पीड को अगर आप इंक्रीज करते हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब विंड अगर तेज हवा चल रहा है तो इवोपरेशन भी आपका तेज होगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जब आप कपड़ा सुखाते हो, अगर हवा कम चलती है, ठीक है, सेम कंडीशन है, धूप बराबर आ रहा है,
फिर भी हवा अगर ज़्यादा चली है तो हमारा कपड़ा जल्दी सूखता है। जल्दी क्यों सूख रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो आसानी से इवोपरेट कर पा रहे हैं। जब हवा नहीं चलती है तो वहाँ पे उसको सूखने में टाइम लगता है, मतलब इवोपरेशन का रेट वहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो अभी देखा हमने टेम्परेचर देख लिया, विंड स्पीड देख लिया। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो गया? द रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसमें भी वही लिखो, टू सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया अगर हमारा बढ़ाएंगे तो हमारा इवोपरेशन का रेट भी बढ़ेगा। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था बर्तन का बना करके, एक बकेट ले लो और दूसरा हम एक टब ले लेते हैं, तो टब का सरफेस एरिया ज़्यादा तो वहाँ पे इवोपरेशन बहुत तेज़ी में होगा। ठीक है, या ऐसे देखो कपड़ा आप सुखाते हो, ठीक है, कपड़ा को जितने कपड़े भीगे हुए सबको एक जगह जमा कर दो, सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उसी को फैला दो तो क्या होगा? कपड़ा जल्दी सूखता है। क्यों? क्योंकि सूखने पे, फैलाने पे क्या होता है? हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड व्हेन वी इंक्रीज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्लियर? अब देखो फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, और इसमें उल्टा हो जाता है। सब में देख रहे थे कि इसको बढ़ा रहे थे तो हमारा इवोपरेशन भी बढ़ रहा था, लेकिन ह्यूमिडिटी में क्या होता है? द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। मीन्स क्या? अगर हम ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहे हैं तो हमारा इवोपरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों के उल्टा रिलेशन होता है। ह्यूमिडिटी बढ़ाओ तो इवोपरेशन कम, ह्यूमिडिटी बढ़ाओ, ह्यूमिडिटी कम करो तो इवोपरेशन हमारा ज़्यादा। क्लियर है? अब बात आती है कि ये ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी होता क्या है और ऐसा क्यों होता है कि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा है? तो ह्यूमिडिटी बेसिकली होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। राइट? और ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ गया मतलब वाटर को लेने का कैपेसिटी कम हो गया। देखो जो हमारे कपड़े से वाटर या तालाब से पानी जा रहा है वो कहाँ? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। अगर एटमॉस्फेयर में पहले से पानी भरा हुआ है, मीन्स ह्यूमिडिटी पहले से हाई है, तो क्या वो पानी लेना चाहेगा? बोलो, नहीं लेना चाहेगा। अगर आपका पेट पहले से भरा हुआ है तो क्या आप खाना खाना चाहोगे? नहीं खाना चाहोगे। अगर खाओगे भी तो बहुत धीरे धीरे खाओगे, बिना मन से खाओगे। ठीक है, सेम यहाँ पे होता है। वही अगर आपको भूख लगा रहे तो आप फटाफट खाओगे, जो मिल जाएगा तुरंत खाओगे। वही यहाँ पे इवोपरेशन, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर का अमाउंट पहले से मौजूद है, भरा हुआ है, फुल है, इवोपरेशन का ह्यूमिडिटी हमने बढ़ा दिया तो अब वो वाटर लेने का जो कैपेसिटी होगा एटमॉस्फेयर का वो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर खाली रहे पूरा एटमॉस्फेयर, ड्राई रहे, समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या होता है? ड्राई होता है बिल्कुल। तो ड्राई रहे तो वाटर लेने का कैपेसिटी उसका बढ़ जाएगा, तो तुरंत कपड़ा भी सूख जाता है। देखते होगे समर सीजन में कपड़ा हमारा जल्दी सूखता है, जबकि विंटर सीजन में क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में बारिश होती रहती है तो हमेशा वाटर मौजूद होता है, जिस कारण से विंटर सीजन में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट देखा। और लास्ट पॉइंट जो है जिस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड का इवोपरेशन होता है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन। हर लिक्विड के लिए का रेट अलग अलग होगा। जैसे अगर आप पेट्रोल की बात कर लो, एसीटोन की बात कर लो, अल्कोहल की बात कर लो, तो ये सब वोलाटाइल सब्सटेंस है, इस सब का इवोपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। पेट्रोल को आप बाहर निकालो और बाहर निकालते ही क्या होता है? वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, उड़ जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो वहाँ टेम्परेचर हमारा कम लगा, बहुत जल्दी हो गया। जबकि अगर वाटर को लो हाथ पे तो जल्दी नहीं उड़ता है, ऑयल को लो तो और ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि नेचर अगर लिक्विड चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी उसका चेंज होता जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसका कूलिंग इफेक्ट भी होता है बहुत सारे। अभी देखो मैंने क्या बोला था? पहला पॉइंट बोला था, 3 पॉइंट पहले याद रखना है। इवोपरेशन, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक के कारण क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये कूलिंग इफेक्ट के कारण हमारे नेचर में बहुत सारे फेनोमेना होते हैं। अब उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला फेनोमेना देखते हैं, यही पेट्रोल अगर आप हाथ पे लो या आप
परफ्यूम डालते हो हाथ के ऊपर, ठीक है, या इवन अभी सैनिटाइजर हाथ के ऊपर डालते हो, ठीक है, कुछ देर बाद रब करो, उसको थोड़ी सी गर्मी मिली, वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मिला, वो एटमॉस्फेयर में उड़ गया। अब उसके कारण से उसने हीट लिया, हीट कहाँ से लिया? हमारे बॉडी से लिया। तो हमारे बॉडी से हीट वो एक्सट्रैक्ट करता है, इसलिए देखते हो कि जब भी आप डीओ लगाओ या फिर आप सैनिटाइजर तो हल्का सा ठंडा सा फील होता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो हीट जो ले रहा है, मैंने क्या बोला था, या तो बॉडी अपने आप से लेगा या सराउंडिंग से लेगा। तो यहाँ पे हमारे सराउंडिंग, हमारा जो बॉडी का पार्ट है, उससे वो हीट ले रहा है। तो हीट लेने के कारण हमारा बॉडी यहाँ क्या हो जा रहा है? ठंडा हो जा रहा है। बिल्कुल हमारा जो वाटर इन सुराही का कंडीशन देखा था, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, ये तो हमारा देखा ये। उसके बाद आप देखते हो कि गर्मी के मौसम में लोग छत के ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं। आपने देखा होगा छत के ऊपर गर्मी के मौसम में लोग पानी डाल देते हैं, क्यों? ताकि वो पानी क्या हो, टेम्परेचर उस पर पड़े तो पानी इवोपरेट करे, और इवोपरेट करेगा तो उसको हीट चाहिए। हीट कहाँ से लेगा? हमारे छत से लेगा। छत का जो सरफेस होता है उस रूफ से एक्सट्रैक्ट करेगा हीट, और उसके कारण से क्या होगा, हमारा रूफ का जो सरफेस होगा वो ठंडा होगा, और रूफ का सरफेस ठंडा होगा तो नीचे वाला जो फ्लोर है वहाँ पे ठंडा सा फील होगा। बोलो, आया समझ में? ओके। अब देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब हम पसीने पसीने होते हैं, ठीक है, और कभी रूम में जाए पंखा ऑन करे, तो वहाँ पे कुछ देर जब पंखा हमारा पसीना सूखता है तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत कंफर्टेबल हम फील करते हैं। होता है ऐसा? क्यों होता है? जस्ट यही एक्सप्लेनेशन होगा। पहले पसीना हमारे बॉडी के ऊपर, मतलब वाटर प्रेजेंट है। अब जब हम पंखा का स्विच ऑन करते हैं तो पंखा क्या, विंड स्पीड बढ़ा दिया। विंड स्पीड जब हमारा बढ़ा तो ये इवोपरेशन होना शुरू हो जाएगा। इवोपरेशन तेजी में होगा तो ये पानी हमारा सूखेगा, और जब ये इवोपरेशन होगा तो इसको क्या चाहिए? हीट चाहिए। और हीट ये कहाँ से लेगा? हमारे बॉडी से लेगा, और हमारे बॉडी से हीट लिया मतलब हमें ठंडा फील होगा, हम कंफर्टेबल फील करेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कि ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे पूछ देता है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? समर के मौसम में हमें कॉटन क्लॉथ क्यों पहनना चाहिए? बताओ, आप ही लोग बताओ क्यों पहनना चाहिए? फिर वही कंडीशन, समर का मौसम है, गर्मी होगी, हम पसीना ज़्यादा देंगे, ठीक है। अब पसीना को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉटन क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है। वाटर को बहुत आसानी से वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है। अब वाटर एब्जॉर्ब किया, जिस कारण से उसका इवोपरेशन भी आसानी से हो पाएगा, और इवोपरेशन होगा तो उसको हीट चाहिए। हीट कहाँ से लेगा? हमारे बॉडी से, तो हमारा बॉडी ठंडा रहेगा। क्लियर है? और देखो, जो हमारा डेजर्ट कूलर होता है, डेजर्ट कूलर जो हम घर में कूलर लगाते हैं, बेसिकली रूम के बाहर, विंडो के बाहर जो लगाते हैं कूलर, वो कूलर है। उसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो क्या होता है? इस तरह का कूलर होता है। यहाँ भी हम ग्रास प्लेट लगाए रहते हैं, यहाँ भी लगाए रहते हैं, और बैक साइड में भी लगाए रहते हैं, और यहाँ धीरे धीरे वाटर गिराते रहते हैं, ठीक है। पानी गिरता रहता है तो बेसिकली क्या होता है? यहाँ पानी गिरा ड्रॉपलेट, और यहाँ पे सनलाइट, विंड, ये सब इसको पड़ता रहता है, जिस कारण से क्या होता है? ये जो वाटर वेपर ये इवोपरेट कर जाता है, ये इवोपरेट करता है, ये इवोपरेट करता है, इधर से भी इवोपरेट करता है, इधर से भी इवोपरेट करता है, इसी तरीके से पीछे साइड से भी इवोपरेट करता है, जिसके कारण से इवोपरेशन हो रहा है, मतलब इसको हीट चाहिए हुआ होगा, हीट की ज़रूरत होगी। अब हीट ये कहाँ से लेगा? हीट लेता है अंदर का जो सरफेस होता है, कूलर के अंदर जो सरफेस होता है उसके अंदर से हीट खींचता है, और हीट अंदर से खींचा मतलब अंदर का सरफेस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कूल हो जाएगा, और कूल होगा, अंदर में पंखा चल रहा है तो वो हमें ठंडी ठंडी हवा देते हैं, और हम आराम से मजे लेते हैं कूलर का। क्लियर? उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि गर्मी के मौसम में प्लांट के ऊपर ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं। कोई भी पौधे देखोगे तो गर्मी के मौसम में उसके ऊपर ज़्यादा पत्ते होते हैं, ऐसा क्यों? तो देखो, प्लांट भी इवोपरेशन करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में हम प्रेस्पायर करते हैं, पसीना निकालते हैं, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी होता है, वो भी वाटर का लूज करते हैं। और वाटर लूज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच प्लांट लूज इट एक्सेस वाटर टू रिड्यूस इट्स टेम्परेचर। अपने टेम्परेचर को कम करने के लिए प्लांट क्या करता है? जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये ट्रांसपीरेशन होता कहाँ से है? तो स्टोमेटा के मदद से होता है, जो कि लीफ पे प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन करना है तो ज़्यादा लीफ चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा पत्ते गर्मी के मौसम में हो जाते हैं, क्योंकि बाहर के गर्मी के को बाहर जो गर्मी है, ठीक है,
उसको मेंटेन करने के लिए, उसके साथ कोप करने के लिए उसको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो वो कैसे डाउन होगा? वो होता है उसको ट्रांसपीरेशन की मदद से, ठीक है। तो ज़्यादा वाटर लॉस हो, ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा, इसलिए ज़्यादा पत्ते की ज़रूरत होती है। क्लियर है? तो इसी के बेसिस पे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, आप लोग देखिएगा, कोई अगर समझ में ना आए तो पूछिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो देखते हैं ह्यूमिडिटी को डिटेल में फिर। चलिए शुरू करते हैं ह्यूमिडिटी के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा ह्यूमिडिटी। अभी मैंने बताया ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन 1 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी को हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी, ठीक है। सपोज करो 1 यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब है, ये हमने ले लिया 1 यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा क्यूब हो गया, मतलब 1 मीटर इधर भी ले लो, 1 मीटर इधर भी ले लो, 1 मीटर हाइट भी, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब 1 क्यूबिक एरिया ले लिया। अब इस क्यूबिक एरिया के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मेजर किसके अंदर किया जाएगा? इसका यूनिट अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो कितना वाटर वेपर है, तो कितना वाटर वेपर उसको हम किस चीज़ में मेजर करेंगे? केजी में, ग्राम में। तो ये कम अमाउंट में होता है तो इसको हमने किया ग्राम में मेजर, ठीक है। अब कितने वॉल्यूम में है, कितने जगह में है, तो जगह को हम कैसे कवर करेंगे? वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम मतलब मीटर, मीटर एंड मीटर, तो मीटर क्यूब, तो हो गया इसका यूनिट जो हो जाएगा ग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बाद होता है एक और टर्म आता है, हमारा होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द मैक्सिमम अमाउंट को, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कुड बी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रह सकता है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। सच वाटर वेपर या सच ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो आप अभी खाना खाए हो, ठीक है, तो कितना खाना आपने खाया, अभी जितना खा रखे हो वो हो गया आपका ह्यूमिडिटी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जितना प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। अब जब मैक्सिमम स्टेट हो जाएगा, सैचुरेशन का स्टेट हो जाएगा, जिसके बाद आप खाना बंद कर दो। मान लो खाना खा रहे हो, कोई सर्टेन पॉइंट पे पूछ रहा है कितना ह्यूमिडिटी है, मतलब कितना खाना खाया, तो वो आपको ह्यूमिडिटी की तरह रिप्रेजेंट कर सकता है। आप कंटिन्यूअस खाए जा रहे हो, आपका एक समय ऐसा आया कि आप फुल हो गए, अब खाना नहीं खा सकते, एकदम सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए, तो वो जो कंडीशन होगा सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ पे आपने खाना बिल्कुल बंद कर दिया, अब नहीं खा सकता मैं, वो कंडीशन होगा आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब यहाँ तो वाटर लिए जा रहा है, ये वाटर है प्रेजेंट, लेकिन इसको और वाटर दो तो ये और एब्जॉर्ब कर सकता है, ले सकता है, लेकिन यहाँ पे और वाटर नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कुड बी प्रेजेंट, ठीक है, दैट कुड बी प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब देखो इसका यूनिट की बात करें तो सिंपल से यूनिट इसका भी सेम होगा, ग्राम, कितना वाटर वेपर कितने जगह में। तो इसका भी यूनिट अगर हम बात करें तो इसका भी यूनिट होगा ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तीसरा टर्म आता है यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी नाम से पता चला है, रिलेटिव मतलब रिलेशन बताने वाला, और ये रिलेशन किसके किससे में जाता है? ये ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बीच में, ठीक है। मीन्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना है और कितना मैक्सिमम रह सकता है, उसका जो रेशियो होता है, मतलब उसका जो परसेंटेज होता है,
उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसको अगर हम फॉर्मूला लिखें तो लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इसमें एक पॉइंट और द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, इसके अंदर भी एट पार्टिकुलर टेम्परेचर लास्ट में लिख देना। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम एट पार्टिकुलर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। देखो ये वाला टर्म एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इनटू 100। देखो पार्टिकुलर क्यों ऐड कर रहा हूँ, मतलब किसी 20 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी 20 ही लेंगे, यहाँ भी 20 ही लेंगे, दोनों के लिए एक फिक्स टेम्परेचर। आप 30 की ले रहे हो तो 30 पे ले लो, 40, लेकिन कोई एक ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 20 ले लिया और यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, और एवरेज परसेंटेज निकाल ले तो इंटू 100 कर जाए, मतलब ह्यूमिडिटी जितना है वो डाल दो, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कर दो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और बात, इसका यूनिट की अगर बात करें, इसके यूनिट की अगर बात करें तो देखो इसका यूनिट, ऊपर वाले का यूनिट क्या था, ग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे वाले इसका भी यूनिट होगा ग्राम पर मीटर क्यूब, तो दोनों यूनिट कैंसिल हो जाता है और ये हो जाता है यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता। ठीक है, तो यूनिट लेस, तो यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं ग्राम पर मीटर क्यूब, और ह्यूमिडिटी का हो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का हो या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हो, तीनों केस में बच्चे यूनिट लिखने के समय कंफ्यूज कर जाते हैं, तीनों का लिख देते हैं ग्राम मीटर क्यूब, जबकि ये दोनों का तो ग्राम मीटर क्यूब बिल्कुल सही है, लेकिन जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो हम वो यूनिट लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक रह गया जो मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन वो माइंड से स्किप हो गया। क्या करते हैं, टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बेसिकली एक फॉर्मूला, बस वो फॉर्मूला देखना है। देखो जो हमारा टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है वो जनरली 3 तरीके से होता है। एक तो केल्विन डिग्री में होता है, ठीक है, दूसरा होता है सेल्सियस डिग्री, और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। आप सब जानते होंगे केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो देखो केल्विन का जो यूज होता है कहाँ पे यूज होता है, जब हम साइंस की बात कर रहे हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो ऐसा यूनिट हमारा क्या है, केल्विन, पहला यूनिट हो गया हमारा केल्विन। ठीक है, साइंटिफिक यूनिट इसको बोलते हैं केल्विन को। दूसरा यूनिट होता है कॉमन यूनिट, जो होता है हमारा सेल्सियस डिग्री एंड फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम जनरली करते हैं सेल्सियस डिग्री को, और सेल्सियस डिग्री को हम बहुत ज़्यादा जनरल भाषा में, हमारा फीवर कितना है, किसी चीज़ का टेम्परेचर कितना है, तो हमेशा हम सेल्सियस डिग्री पे ही बात करते हैं, बहुत फेमस यूनिट है। ठीक है, तो दूसरा हो गया सेल्सियस, और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। तो इसको अभी हमको देखना नहीं, हमें देखना है केल्विन और सेल्सियस के अंदर। ठीक है, तो इस दोनों को कन्वर्ट करने का, सपोज करो हमें केल्विन में पता है और हमें सेल्सियस के अंदर बदलना है, या फिर सेल्सियस के अंदर पता है केल्विन के अंदर बदलना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, कन्वर्जन का एक फॉर्मूला है, वो आप लिखोगे T केल्विन इजक्वल टू T सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बहुत जगह 273.15 भी लिखा रहता है, तो मैंने अप्रॉक्स लेकर के 273 पे बना दो, हर जगह सही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, केल्विन डिग्री अगर निकालना है तो इसको, अब सपोज करो एक क्वेश्चन करते हैं। अब सपोज करो हमारा दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें केल्विन के अंदर बदलना है। तो 20 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन के अंदर कैसे बदल सकते हैं, तो टेम्परेचर इन केल्विन इजक्वल टू, यहाँ पे सेल्सियस वाला है, देखो सेल्सियस, तो 20 प्लस 273, तो 273 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 293 केल्विन हो गया। ये क्लियर है।
अब इसी तरीके से केल्विन में अगर दिया रहे, सपोज करो हमारा केल्विन में दिया हुआ है 325 केल्विन दिया हुआ है। अब इसे हमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करो। देखो फॉर्मूला हमारा वही होगा, T केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। अब देखो यहाँ टेम्परेचर किस में दिया हुआ, केल्विन में, तो केल्विन की जगह डाल दो 325 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। अब इसका निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 325 माइनस 273। इसको निकाल लो, जो आंसर आएगा वो आपको सेल्सियस डिग्री में टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर है? तो बस यही था कि टेम्परेचर को कन्वर्जन कैसे आता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 पूरी तरीके से फिनिश होता है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कर करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि या नहीं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन क्या हमारा, जो पहला है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस को आपको बदलना है केल्विन के अंदर। 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर बदलना है, और 300 केल्विन को आपको बदलना है सेल्सियस के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बोलिए कि 35 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा और 300 केल्विन बराबर कितना सेल्सियस होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट्स हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।